देश भर में सोशल मीडिया को लेकर राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है। विपक्ष को मोदी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है, लिहाजा फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को लेकर जंग छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता से विपक्ष घबरा गया है। कांग्रेस के बाद अब टीएमसी को भी डर सताने लगा है कि कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में सूपड़ा साफ न हो जाए। इसीलिए सीएम ममता बनर्जी अभी से ही बहाने ढूंढना शुरू कर दी है। ममता ने बीजेपी को फेसबुक को लेकर घेरा है। ममता ने आरोप लगाया कि फेसबुक बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है। ममता बनर्जी ने बाकायदा फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग को चिट्ठी लिख दी है। टीएमसी की ओर से 28 अगस्त को ये चिट्ठी लिखी गई, जिसमें फेसबुक पर बीजेपी के प्रति पक्षपात करने का आरोप लगाया है। टीएमसी से पहले कांग्रेस की ओर से भी मार्क जकरबर्ग को चिट्ठी लिखकर ये ही मसला उठाया गया था। दरअसल पूरा मामला ये है कि बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि फेसबुक इंडिया में पॉलिसी मेकर अंकित दास ने कई मामलों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छूट दी। हेट स्पीच को लेकर बीजेपी के नेताओं पर एक्शन नहीं लिया गया। इसी कारण कांग्रेस की ओर से जकरबर्ग को चिट्ठी लिखकर बीजेपी का साथ देने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस को इस बहाने मोदी सरकार को घेरने का एक बहाना मिल गया है और तभी से फेसबुक पर राजनीति जारी है। दूसरी ओर केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी मार्क जकरबर्ग को चिट्ठी लिखी। इस दौरान उन्होंने राइट विंग के खिलाफ माहौल बनाने और फेसबुक के कुछ अधिकारियों की सरकार के प्रति गलत बयानों का हवाला दिया है। हालांकि फेसबुक पर जो आरोप लगे हैं उस पर फेसबुक की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी नहीं आया है, लेकिन बीजेपी की सोशल मीडिया पर पकड़ मजबूत होने से विपक्ष हताश हो गया है। और ममता बनर्जी सबसे ज्यादा चिंतित इसलिए है क्योंकि बंगाल विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही महीने बचे हैं और बंगाल में बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। ऐसे में ममता दीदी की नींद अभी से ही उड़ गई है। भारत और चीन के बीच 29-30 अगस्त की घटना के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया है। चीनी सैनिक रात के अंधेरे में धोखे से भारत की जमीन पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देश के मुस्तैद जवानों ने न केवल ड्रैगन सेना को खदेड़ दिया बल्कि पेंगोंग शो झील में अपनी पैठ भी मजबूत कर ली है। भारत की इस तगड़ी कार्रवाई के बाद चीन बौखला गया है। चीन अब उल्टा भारत पर आरोप लगा रहा है कि सीमा पर भारत ने ही समझौते को तोड़ा है और एलएसी को पार कर इस ओर आ गया। इसके अलावा चीन ने इस विवाद पर तिब्बत और अमेरिका के एंगल को भी सामने रखा। चीनी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता हुआ शुनिंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछा गया कि क्या भारतीय सेना के जवानों के साथ तिब्बती लोग भी मदद के लिए आए थे, इस पर चीनी प्रवक्ता भड़क गई और कहा कि ये आप भारत के लोगों से ही पूछिए। हमें सिर्फ इतना पता है कि तिब्बती लोगों और सीआईए के बीच में काफी संबंध रहे हैं। हम भारत समेत ऐसे किसी भी देश का विरोध करते हैं जो तिब्बतियों को अपने यहाँ शरण देते हैं। चीन की ओर से कहा गया कि तिब्बत के मसले पर ध्यान देना होगा। इसमें अमेरिका की ओर से भी काफी रोल है। अब भारत और तिब्बत के सैनिकों के बीच क्या संबंध है, इस बारे में हम जानने को उत्सुक हैं। इससे पहले भी चीन की ओर से कई बार भारत पर आरोप लगाया गया है कि वो अमेरिका के झांसे में आकर अपने पड़ोसी मुल्क से संबंध खराब कर रहा है। दरअसल बीते दिनों लद्दाख में भारतीय सेना के जिस विकास रेजिमेंट ने चीन को मात दी है, उसमें तिब्बती मूल के कुछ जवान भी शामिल थे, जिन्हें पहाड़ी इलाकों की काफी अच्छी जानकारी होती है। यही कारण है कि चीन बौखलाया हुआ है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद की मांग को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने मुंह क्या खोला। गांधी परिवार ने अपने ही नेताओं को साइडलाइन कर दिया। पहले तो सोनिया गांधी ने इन नेताओं की जमकर क्लास लगाई, उसके बाद राहुल गांधी अपने ही नेताओं को बीजेपी का एजेंट बता दिया है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की स्थिति ऐसी है कि पार्टी के कई नेता इन्हें निकालने की मांग कर चुके हैं। कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद जैसे नेता जिन्होंने पूरी जिंदगी गांधी परिवार की गुलामी की है, अचानक पार्टी ने इन पर कई आरोप लगा दिए, जिसके बाद सिब्बल और आजाद भी अब खुलकर पार्टी का विरोध कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में आपसी झगड़े को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने चुटकी ली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल को रामदास अठावले ने बीजेपी में शामिल होने की सलाह दी है। अठावले ने कहा कि आजाद और सिब्बल पर राहुल गांधी बीजेपी से मिलीभगत के आरोप लगा चुके हैं, इसीलिए दोनों को ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में आ जाना चाहिए। मोदी सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री अठावले ने कहा है कि अगर आजाद और सिब्बल का कांग्रेस में अपमान हो रहा है तो उन्हें फैसला लेना चाहिए। जिन लोगों ने कांग्रेस को खड़ा किया उन पर आरोप लगाकर राहुल गांधी गलत कर रहे हैं। एनडीए सरकार आगे भी सत्ता में रहेगी। उन्होंने कहा कि अगले आम चुनाव में 350 सीटें मिलने की उम्मीद है।
आपको बता दें कि आजाद और सिब्बल कांग्रेस के उन 23 नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने पार्टी में बड़े बदलाव की मांग करते हुए सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। हालांकि उसके बाद से ही कांग्रेस में इन लोगों के दिन खराब हो गए हैं। अब देखना यही है कि इतना अपमान झेलने के बाद भी सिब्बल और आजाद कांग्रेस में रहते हैं या ठावले की बात मानकर बीजेपी में शामिल होते हैं। हालांकि ये फैसला आजाद और सिब्बल को ही करना है, लेकिन बीजेपी नेताओं को पार्टी में जगह दे ये मुश्किल ही लग रहा है। 2019 में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बदौलत जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटा दिया गया। कांग्रेस सहित घाटी के तमाम दलों ने इसका विरोध किया। कश्मीर को जलाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन कश्मीर के राजनीतिक दल अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके और एनसी और पीडीपी के कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट का मामला दर्ज किया गया था और 24 मार्च 2020 को उनको रिहा किया गया। इस दौरान उन्होंने एक नई किताब लिखी। किताब में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है। अब्दुल्ला ने किताब के लेखकों प्रदीप चिब्बर और हर्ष शाह के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि पीएम मोदी ने जो किया है वो सही किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। मेरी हिरासत और 5 अगस्त के बाद के हालात से भी मेरा ये विचार नहीं बदला है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि भारत से अलग जम्मू कश्मीर का कोई भविष्य हो सकता है। उन्होंने कहा कि वो ना तो धुर दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी नेताओं के नजरिए वाला भारतीय बन सकते हैं और ना ही ऐसे लोगों के नजरिए वाला कश्मीरी बन सकते हैं जो भारत के एक हिस्से के तौर पर कश्मीर का कोई भविष्य नहीं देखते। अब्दुल्ला ने किताब में कहा है कि ऐसे में सबसे अच्छा यही है कि आप दूसरों के अनुसार खुद को ही नहीं ढालें। आप जैसे हैं वैसे ही रहें। उन्होंने कहा कि दिल्ली ने हमें इस मुद्दे पर और बात करने लायक नहीं छोड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से कभी भी जम्मू कश्मीर में जो किया गया है उसे वापस लेने को नहीं कहेंगे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला की राजनीति खत्म हो गई है। तब से ही घाटी के ये नेता केंद्र सरकार पर निशाना साधने में जुटे हैं। पिछले साल देश भर में सीएए और एनआरसी के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग से शुरू हुआ प्रदर्शन आग की तरह पूरे भारत में फैल गया है। प्रदर्शन की ज्वाला भड़काने के पीछे कई संगठनों का हाथ बताया गया, जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी शामिल था। नॉर्थ दिल्ली में हुए दंगे में भी पीएफआई का हाथ बताया गया था। इसके बाद देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठन खुफिया एजेंसियों के रडार पर थे। वहीं यूपी में सीएम योगी ने साफ कह दिया था कि प्रदर्शन में हुए नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारियों को ही करनी होगी। सीएम योगी ने सख्ती दिखाते हुए राजधानी लखनऊ में प्रदर्शनकारियों का पोस्टर भी चस्पा कराया था। अब यूपी के कैराना में पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 सदस्यों के घरों पर सोमवार को कुर्की का नोटिस लगा दिया। नागरिकता कानून के विरोध में पिछले साल दिसंबर में हुए प्रदर्शन के संबंध में पुलिस ने ये कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक शामली जिले के कैराना में पिछले साल सीएए के विरोध में किए गए प्रदर्शन के लिए 18 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था, जिनमें पीएफआई के सदस्य शामिल थे, जिसमें 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि पीएफआई के कई सदस्य अभी फरार हैं। दरअसल पीएफआई देश भर में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में लगा है। हाल ही में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भड़की हिंसा के पीछे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम सामने आया था। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से पीएफआई को बैन नहीं किया गया है। ये सबसे हैरानी वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।